Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. I hope you all are doing good and continuing with your judiciary exams and studying for your judiciary, right? लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 से रिगार्डिंग कवर किया था टॉपिक. लास्ट लेक्चर में हमने केस छोड़ा था प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का. आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे प्लस आगे का जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे इस लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर 4. सो सेकेंड स्लाइड में हम 11th टॉपिक ले रहे हैं, हैंड कफिंग ऑफ अंडर ट्रायल्स. ये टॉपिक भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है. हैंड कफिंग यानी जो हथकड़ियाँ पहनाते हैं उसकी बात करी जा रही है, राइट. तो उसमें हम केस ले रहे हैं प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1980 SC 1535. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू एंड अंडरस्टैंड कीजिएगा इसे. ये क्या पैराग्राफ बोल रहा है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट handcuffing is prima facie inhuman and therefore unreasonable is over harsh and at the first flush arbitrary. जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हैंड कफिंग है, हथकड़ियाँ जो पहनाई जाती हैं वो इनह्यूमन है, अनरीजनेबल है और आर्बिट्रेरी है, ठीक है. Accordingly, the court has held that a rule requiring every under trial person accused of a non-bailable offence punishable with more than 3 years prison term to be routinely handcuffed during transit from prison to court for trial violate Article 14, 19 and 21. कोर्ट ने बोला कि जो भी मोर देन 3 years से प्रिजन पनिशमेंट से पनिशेबल होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस से, उन्हें ही हैंडकफ किया जाए ड्यूरिंग द ट्रांजिट पीरियड. ट्रांजिट पीरियड मतलब प्रिजन टू कोर्ट, ठीक है. द कोर्ट डिक्लेयर दैट द रूल रिगार्डिंग अ prisoner in transit between the prison house and courthouse is freedom from handcuffs, and the exception under conditions of judicial supervision we have indicated earlier will be restraints with irons to be justified before or after. We mandate the judicial officer before whom the prisoner is produced to interrogate the prisoner as a rule whether he has been subjected to handcuffs or other iron treatment, and if he has been, the official concerned shall be asked to explain the action forthwith in the light of this judgment. बेसिकली दिस पैराग्राफ इज सेइंग कि जिस भी प्रिजनर को हैंडकफ किया जाएगा तो जो भी जुडिशियल ऑफिसर है वो ये देखेगा कि प्रिजनर को इंटेरोगेट किया जाए, ठीक है, एज अ रूल वेदर ही हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू हैंडकफ्स और नॉट, कि उसे हैंडकफ किया जाए या नहीं किया जाए, उसे इंटेरोगेट किया जाएगा, राइट. थर्ड स्लाइड में ये मेंशन क्या है, इवन इन केसेस वेयर इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस handcuffs have to be put on the prisoner. The escorting authority must record contemporaneously the reasons for doing so. These reasons must get the approval of the presiding judge. Otherwise, there is no control over possible arbitrariness in applying handcuffs and fetters. इस पैराग्राफ में ये बोला गया है कि भाई जो भी एस्कॉर्टिंग अथॉरिटी होगी, जो भी अरेस्टिंग अथॉरिटी होगी, वो रीजंस रिकॉर्ड करे कि क्यों उस पर्सन को हैंडकफ किया जा रहा है, ठीक है. और ये रीजंस किसकी अप्रूवल से होंगे, प्रिसाइडिंग जज की अप्रूवल से, राइट. पॉइंट नंबर 12 दैट इज पुलिस टॉर्चर. पुलिस के टॉर्चर की बात कही गई है कि जब भी प्रिजनर जो जेल में होता है कि पुलिस क्या क्या वेज अपनाती है जिससे उस प्रिजनर को टॉर्चर किया जा सके, तो उसके लिए आर्टिकल 21 के अंदर प्रोविजंस है. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स अ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी. द लॉ इज नाउ वेल सेटल्ड that the state or its functionaries cannot deprive any person of his life, which includes right to live with human dignity, except in accordance with law. There is an inbuilt guarantee against torture or assault by the state or its functionaries. Torture, assault and death in custody raise serious questions about the credibility of the rule of law and administration
of the criminal justice system. Basically this paragraph is saying कि right to life है and personal liberty है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? It should be right to live with human dignity. ठीक है, आपको ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार है. और टॉर्चर, असॉल्ट, डेथ इन कस्टडी, ये एक सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच इज फॉलोइंग इन इंडिया. सो इसके रिगार्डिंग केस है फ्रांसिस कोरेल मुलीन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, AIR 1981 SC 746. The Supreme Court has condemned cruelty or torture as being violative of Article 21 in the following words. Supreme Court ने बोला कि जो cruelty और torture जो words हैं ये Article 21 के violative हैं. फोर्थ स्लाइड में मेंशन किया गया है any form of torture or cruel, inhuman or degrading treatment would be offensive to human dignity and constitute an inroad into this right to live, and it would on this view be prohibited by Article 21 unless it is in accordance with the procedure prescribed by law, but no law which authorizes and no procedure prescribed by law which leads to such torture or cruel, inhuman or degrading element can never stand the test of reasonableness and non-arbitrariness. It would be plainly unconstitutional and void as being violative of Article 14 and 21. Basically इसमें ये कहा गया है कि कोई भी फॉर्म ऑफ टॉर्चर, इनह्यूमन बिहेवियर, क्रूअलनेस, ये सब वॉयलेटिव होंगे आर्टिकल 21 के. आर्टिकल 21 इनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है. ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ भी बना हुआ है जो कि क्रूअल, टॉर्चर, इनह्यूमन बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो लॉ कभी भी स्टैंड नहीं करेगा टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस को, राइट, एंड इट वुड बी वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल एज आर्टिकल 21. So reading further, it would be seen that there is implicit in Article 21 the right to protection against torture or cruel, inhuman or degrading treatment, which is enunciated in Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and guaranteed by Article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights. So ये चीज implicit है आर्टिकल 21 के अंदर कि क्रूअलनेस, टॉर्चर, इनह्यूमन बिहेवियर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, प्लस यही चीज जो है आपका आर्टिकल 5 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी बताता है, प्लस आर्टिकल 7 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी बताता है, राइट. सो आर्टिकल 21 के सपोर्ट में आर्टिकल 5 भी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, प्लस आर्टिकल 7 भी है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, राइट. सो नेक्स्ट केस शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें क्या बोला गया है? दैट द कोर्ट हैज गिवन डायरेक्शंस टू इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर एंड माल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन पुलिस लॉकअप. यहाँ पर शीला बारसे के केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है अगेंस्ट टॉर्चर एंड माल ट्रीटमेंट टू वुमेन इन पुलिस लॉकअप. That there should be separate lockups for female suspects guarded by female constables. Interrogation of females should be carried out only in the presence of the female constables. शीला बारसे में ये बोला गया कि जो वुमेन होंगी उनको एक सेपरेट पुलिस लॉकअप में रखा जाएगा. उनके लिए फीमेल सस्पेक्ट्स जो भी हैं उनके लिए फीमेल कॉन्स्टेबल्स को रखा जाएगा, प्लस फीमेल का जो इंटेरोगेशन होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ द फीमेल कॉन्स्टेबल्स होगा, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी पर्सन्स हैं, अंडर ट्रायल पर्सन्स हैं, वो प्रिजन में जब होते हैं तो वहाँ उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पैराग्राफ में आपके लिए पढ़ रही हूँ. द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपोज्ड द क्रूएलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड हैज सॉट टू ह्यूमनाइज इट.
The court has taken an active interest in seeking to improve a system which is cruel and insensitive to human pain and suffering. The Supreme Court has emphasized that Article 14, 19 and 21 are available to prisoners as well as free men. Prison walls do not keep out fundamental rights. This paragraph is saying कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपोज किया जो भी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की क्रूएलिटी थी इंडिया में, ठीक है, उसको एक्सपोज किया गया और उसको एक ह्यूमनाइज करने की अप्रोच बताई है. कोर्ट ने ये बोला कि हम इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं जो कि क्रूअल है, इनसेंसिटिव है, ठीक है. जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिजनर्स को भी प्रोवाइड होने चाहिए प्लस फ्री मैन को भी, राइट. सो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 14, 19, 21 आर अवेलेबल बोथ टू प्रिजनर्स एज वेल एज फ्री मैन, राइट. इसके अंदर केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1980 SC 15792, राइट. सो पैराग्राफ में क्या मेंशन है? The apex court has adversely commented upon the practice of causing physical injury to prisoners in the name of prison discipline. The court has laid great emphasis on the right of a prisoner to the integrity of his physical person and mental personality. The court starts with the premise that fundamental rights do not stop at the prison gates. कोर्ट ने ये बोला कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो वही प्रिजन गेट्स पर ही नहीं रुक जाते हैं. प्रैक्टिस ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजनर और प्रोवाइडिंग अ प्रिजन डिसिप्लिन, ठीक है, ये एडवर्स नहीं होना चाहिए. कोर्ट ने बोला कि भाई प्रिजनर को राइट है उसकी इंटेग्रिटी का, ठीक है, उसकी मेंटल पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करने का. Thus, no personal harm, whether by way of punishment or otherwise, is to be suffered by a prisoner without affording a preventive or, in special cases, post facto remedy before an impartial, competent, available agency. The court has also stressed the point that the goal of imprisonment is not only punitive but restorative to make an offender a non-offender. कोर्ट ने ये बोला, इस पॉइंट पे स्ट्रेस आउट किया कि भाई जो भी इम्प्रिजनमेंट एक प्रिजनर को प्रोवाइड किया जाएगा इट शुड नॉट ओनली बी प्यूनिटिव मेजर्स ही नहीं प्रोवाइड किए जाए एज वेल एज रेस्टोरेटिव मेजर्स भी अप्लाई किए जाए. रेस्टोरेटिव मेजर्स मतलब कि एक ऑफेंडर को नॉन ऑफेंडर बनाने में, रिस्टोर करने में उसकी पुरानी पर्सनालिटी को, राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. The court has given several directives to improve many aspects of prison administration and conditions of prisoners. कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स बताए हैं जिससे इन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आए और प्रिजनर्स की जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव किया जाए. नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1 AIR 1978 SC 1675. आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो. पहले वाली स्लाइड में सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 2 था, 1980 का केस था वो. सेकंड केस जो है वो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1 है, 1978 का केस है. द petitioner sentenced to death on charges of murder and robbery was being kept in solitary confinement pending his appeal before the High Court. He filed a writ petition in the Supreme Court under Article 32. The court emphasized in Sunil that Article 21 means that the law must be right, just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive. Otherwise, it would be no procedure at all and the requirements of Article 21 would not be satisfied. इसमें ये बोला गया कि जो petitioner था उसको डेथ सेंटेंस के चार्जेस पे ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी के बेस पे उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया था और उसकी अपील जो थी वो पेंडिंग थी हाई कोर्ट में, ठीक है. तो उसने रिट पिटीशन लगाई अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास. कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया कि जो भी लॉ होगा, ठीक है, वो राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी ऑप्रेसिव,
arbitrary or fanciful. I hope this paragraph is clear to you. Next point is prisoners grievances. Prisoners के grievances की बात करी गई है 14th point में. So this paragraph is saying in Sunil Batra 2, the court has pointed out that its powers under Article 32 are free from the rigid restraints of the traditional English writs. Prisoners are persons and have some rights and do not lose their basic constitutional rights. Prisoners जो होते हैं वो भी इंसान होते हैं, persons होते हैं, और वो अपने basic constitutional rights lose नहीं करते हैं when they are in prison. Where the rights of a prisoner either under the constitution or under other law are violated, the writ power of the court can and should run to his rescue. ठीक है, जब भी prisoners के जो भी rights हैं under the constitution violate होते हैं या किसी other law में violate होते हैं, तो उन्हें रिट पिटीशन, जो रिट हम लगाते हैं आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर, वो उनको एक राइट प्रोवाइड किया गया और उनके रेस्क्यू के लिए वो है, राइट. Thus the prison torture is not beyond the reach of the Supreme Court under Article 32. For this purpose, the court treats letters from prisoners as writ petition. इस पर्पस के लिए जो कोर्ट है, जो भी लेटर्स होंगे प्रिजनर्स के, उनको एज अ रिट पिटीशन माना जाएगा. तो सुनील बत्रा के केस में बेसिकली जो सुनील बत्रा है उन्होंने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को व्हेन ही वाज इन द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट. और उनके लेटर को एक रिट पिटीशन की तरह ट्रीट किया गया अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, अब जब हम आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, तो सिमिलरली हम डेथ सेंटेंस भी इसमें कवर करेंगे, राइट. डेथ सेंटेंस के अंदर हम क्या पैराग्राफ ले रहे हैं, दैट द लॉ कमीशन इन इट्स 35th रिपोर्ट हैज आल्सो फेवर्ड रिटेनिंग द डेथ सेंटेंस इन इंडिया. जो लॉ कमीशन है उसकी 35th रिपोर्ट में उन्होंने फेवर किया कि हम डेथ सेंटेंस को रिटेन करें इंडिया के अंदर. And therefore it is difficult to say that capital sentence as such is unreasonable or not in public interest. और ये बोलना गलत होगा कि जो डेथ सेंटेंस है वो अनरीजनेबल है और पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है. इससे रिगार्डिंग केसेस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1980 SC 898. दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं प्लस आपके मेंस के क्वेश्चंस भी बनते हैं. ठीक है, द कोर्ट ओपाइंड बाय अ मेजॉरिटी दैट द प्रोविजंस ऑफ डेथ पेनल्टी एज एन ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट फॉर मर्डर in section 302 IPC is not unreasonable and is in public interest. Section 302 does not violate the letter or the ethos of Article 19. इसमें ही बोला गया है कि जो भी सेक्शन है 302 IPC का, ठीक है, जो कि मर्डर से डील करता है, उसमें आपको डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करी गई है एज अ पनिशमेंट. तो वो जो डेथ पेनल्टी और डेथ सेंटेंस का जो पनिशमेंट है वो अनरीजनेबल नहीं है and it is in the public interest. It does not violate the Article 19 and Article 21 of the Indian Constitution. What next paragraph is saying? The court emphasized that the death penalty is an exception rather than the rule, and it ought to be imposed only in the gravest of cases of extreme culpability or in the rarest of the rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed. कोर्ट ने बोला कि जो भी डेथ पेनल्टी है उसको एक्सेप्शन की तरह लिया जाए और ये ग्रेवेस्ट ऑफ द केसेस जो है उनमें ही दिया जाएगा, प्लस इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट स्लाइड में मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983 SC 947 का केस है. दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में और जो भी लीगल एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, राइट. नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है, द सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फेसाइज्ड दैट डेथ पेनल्टी नीड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड एक्सेप्ट इन द ग्रेवेस्ट ऑफ केसेस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी एंड दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल
एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन। जो 302 आईपीसी मर्डर का जो आपका प्रोविजन है उसमें जो पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, उसको रूल की तरह लिया जाए, और जो डेथ सेंटेंस का पनिशमेंट है उसे एक्सेप्शन की तरह लिया जाए, बिकॉज इसको एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी के उसमें ही दिया जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में, राइट। The court has emphasized that death sentence is to be imposed only when life imprisonment appears to be an altogether inadequate punishment having regard to relevant circumstances of crime, and provided and only provided the option to impose sentence of imprisonment for life cannot be conscientiously exercised having regard to the nature and circumstances of the crime and all the relevant circumstances. What this paragraph is saying कि कोर्ट ये emphasize कर रहा है कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट है वो inadequate प्रूव हो जाए and it considers to be an inadequate punishment, only in that situation death sentence is to be provided, right? अब हम damages की बात कर लेते हैं कि जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, तो एज अ वे ऑफ कंपनसेशन किसी भी पर्सन को उस इम्प्रिजनमेंट से हटा के आप कंपनसेट करें, राइट, तो डैमेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं उस पर्सन को, प्रिजनर को। इसमें केस है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1983 SC 1086। इसमें फैक्ट्स जो है उसकी बात कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन अ रिट petition under Article 32 awarded rupees 35,000 as compensation against the state of Bihar to the petitioner because he was kept in jail for 14 years after he had been acquitted by a criminal court. Basically damages वहाँ प्रोवाइड होते हैं जहाँ पर स्टेट ने अनवांटेडली किसी पर्सन को प्रिजन में रख लिया है, ठीक है, तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया तो भी उसको प्रिजन में रखा गया है। सो इस केस के फैक्ट्स यही बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 35,000 एज अ कंपनसेशन दिया अगेंस्ट द स्टेट ऑफ बिहार। क्यों दिया? बिकॉज जो पेटिशनर था उसको 14 साल जेल में रखा गया आफ्टर ही हैड बीन एक्विटेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट। जब उसको एक्विट कर दिया उसके बाद भी उसे जेल में रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 35,000 कंपनसेशन दिया, राइट। सो द फैक्ट्स इन रुदुल शाह रिवील्ड अ सॉर्डेड एंड डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज स्क्वायरली ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हियर द फॉल्ट ऑफ द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिपिक्टेड, राइट। इस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉल्ट को सही करने के लिए कोर्ट ने कंपनसेशन प्रोवाइड किया। He was acquitted by the Court of Session, Muzaffarpur, Bihar in June 1968, but was released from jail only on 16th October 1982. This was done only when a habeas corpus petition was moved on his behalf in the Supreme Court. The state authorities failed to place before the court any satisfactory material for his continued detention for such a long period. The question before the Supreme Court was whether it could grant some compensation under Article 32 to the petitioner for his wrongful detention. इसमें यही क्वेश्चन लेट डाउन किया गया कि भाई उसे कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और जो स्टेट था वो अपने बिहाफ पर उसके कंटिन्यूड डिटेंशन के लिए कोई भी सेटिस्फैक्ट्री मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर पाया। दैट्स व्हाई 35,000 रुपीज कंपनसेशन इज गिवन टू द petitioner. आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। हमने आज प्रेम शंकर का केस देखा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस देखा। ये सारे प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजनर्स के ग्रीवियंसेस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कवर होते हैं। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको रेगुलरली
नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे.